विधि के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। सीपीसी के कुछ क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चंस हम आज कर रहे हैं, जैसे कि विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, सेकंड निर्णीत ऋणी किसे कहते हैं, थर्ड मध्यवर्ती लाभ से आप क्या समझते हैं, चौथा प्रलक्षित प्रान्याय क्या होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आज कर रहे हैं तो इन पर थोड़ा ध्यान देना है ना। आयुक्त तारीख मुहिम के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर्स जो हम करा रहे हैं उससे विधि के विद्यार्थियों को बेनिफिट्स मिले, हमारा उद्देश्य यही है। विदेशी निर्णय, विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को हम विदेशी निर्णय कहते हैं, यानी विदेशी कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को हम विदेशी निर्णय कहते हैं, जो धारा 2 क्लोज 6 में परिभाषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेशी निर्णय को कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 2 क्लोज 6 में बताया गया है। विदेशी निर्णय ऐसे न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, यानी भारत के बाहर जितने भी कोर्ट्स हैं, फॉरेन में जितने भी कोर्ट्स हैं, भारत की सीमा, परिसीमा, सामुद्रिक सीमा, थल सीमा, जल सीमा, नभ सीमा, इन सबसे परे जो भी कोर्ट होंगे वो होंगे विदेशी कोर्ट होंगे। विदेशी न्यायालय में ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है, जो केंद्र सरकार के प्राधिकार में न हो। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्राधिकार भारत की सीमा से दूर हो और जो केंद्र सरकार के प्राधिकार में नहीं है, ठीक है ना, और जिस पर भारत की संप्रभु शक्ति का कोई प्रभाव न हो, और वो अपने आप में स्वयं एक संप्रभु शक्ति और अपने आप में अलग गवर्नमेंट हो, अपने आप एक अलग संप्रभु देश हो, और उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो विदेशी कोर्ट का निर्णय कहलाएगा। इस प्रकार विदेशी निर्णय ऐसे न्यायालय का निर्णय है जो भारत के बाहर स्थित है और जिसे न तो केंद्र सरकार के प्राधिकार में स्थापित किया गया है और न ही इसको उसमें चालू रखा जा सकता है। सीपीसी की धारा 2 क्लोज 6 में इसको बताया गया है। एक बात हमेशा याद रखें, रेस सब जुडिकेटा धारा 10 और रेस जुडिकेटा धारा 11 के अंतर्गत कोई भी अगर कार्रवाई का जो उद्देश्य होता है वह यही है कि सेम पार्टी, सेम विवादित बिंदु, सेम तथ्य, सेम मैटर, सेम अनुतोष को लेकर एक दावा जिस कोर्ट में चल रहा है, पुनः वही दावा सेम दूसरे कोर्ट में नहीं चल सकता है। विचाराधीन का मतलब होता है, रेस सब जुडिकेटा का मतलब होता है कि उसका जो मामला विचाराधीन चल रहा है तो सेम मामला वैसा दूसरे कोर्ट में विचाराधीन नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो नल एंड वॉइड होगा। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि एक मामले में सेम पार्टी, सेम इशू, सेम विवादित तथ्य, सेम अनुतोष को लेकर निर्णय हो चुका है तो सेम होगा, भी मुकदमा दूसरे कोर्ट के अंतर्गत नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, धारा 10 और 11 के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर वही मुकदमा विदेशी कोर्ट में चल रहा है, विदेशी कोर्ट का मुकदमा सेम पार्टी, सेम विवादित बिंदु, सेम तथ्य, सेम अनुतोष, सेम मैटर को लेकर वही मुकदमा इंडिया में जरूर चल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो जुरिसडिक्शन है, इंडिया का जो कोर्ट है उसका विदेशी कोर्ट से लिंक नहीं है, तो दोनों की जो सीमाएं हैं, परिसीमाएं हैं, अलग अलग है। तो सेम मैटर विदेशी कोर्ट में चल रहा है तो वही मैटर आप इंडिया की कोर्ट में चला सकते हो। इसमें रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिकेटा के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होते, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इंडिया के अंतर्गत ऐसे रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिकेटा का मामला आप इंडिया के अंदर आप नहीं चला सकते हो, ये ध्यान रखना है। और बट विदेशी कोर्ट वाले मामले सेम मामला आप इंडिया में चला सकते हो, उन पर ये 10 और 11 के नियम लागू नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन, निर्णीत ऋणी किसे कहते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लोज 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी परिभाषा दी गई है। निर्णीत ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत के विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई, उसको हम कहते हैं निर्णीत ऋणी, या निष्पादन योग्य होने वाली है, उसको हम कहते हैं निर्णीत। थोड़ा सा हमें यहाँ समझना है कौन कौन सा टॉपिक किस किस अंतर्गत आता है ना। डिक्रीदार किसे कहते हैं, जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है। निर्णीत ऋणी किसे कहते हैं, निर्णीत ऋणी वह है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है, ठीक है। मध्यवर्ती लाभ से हम क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यवर्ती लाभ को हम अंतकालीन लाभ यानी मेंस प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं, जो धारा 2 क्लोज 12 में बताई गई है। सिंपल सी, किसी व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जो उसकी है ही नहीं, और अवैध तरीके से कब्जा किया, इलीगल तरीके से कब्जा किया, विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन कब्जा किया और उससे लाभ लेता गया, लेकिन उस लाभ पर उस संपत्ति उसका कब्जा है ही नहीं, तो जिसकी संपत्ति है वो उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर करेगा कि इसकी संपत्ति न होने के बावजूद इसने मेरी संपत्ति पर इतने समय तक शासन किया, इतने समय तक अपने कब्जे में रखे, उससे लाभ प्राप्त करता गया, तो मुझे वो भी जो भी लाभ है वो ब्याज समेत मुझे दिलाया जाए,
क्योंकि वो संपत्ति मेरी, उस पर मेरा हक है, उस पर मैंने अपने पैसे खर्च किए हैं, उस पर मैंने अपने सोर्सेज खर्च किए हैं। तो इस व्यक्ति ने अवैध रूप से उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रखा है जो कानूनी नहीं है, अतः मुझे जो भी बेनिफिट्स हैं ब्याज समेत मुझे दिलाया, इसको यह मध्यवर्ती लाभ के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है। यानी ये जो सिद्धांत है ना, ये सदोष कब्जे के ऊपर वर्क करता है। यानी किसी व्यक्ति ने सदोष कब्जे से किसी संपत्ति पर कब्जा करके इस तरह से लाभ प्राप्त किया तो वो लाभ को पुनः लेना इसके अंतर्गत आता है। इस तरह मध्यवर्ती लाभ के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति के कब्जे से वंचित कर दिया जाता है तो वह न केवल उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होता है, बल्कि उसके अंतर्गत जो भी हर्जा खर्चा या जो भी उसको नुकसान हुआ है उसको भी वसूलने का वो दायी होता है। इसको हम कहते हैं मध्यवर्ती लाभ, मध्यवर्ती कब्जा कहते हैं। नेक्स्ट, परिलक्षित न्याय से आप क्या समझते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष अर्थात सार्थक विवादक कई प्रकार परिलक्षित रूप से विवादक होते हैं। ऐसा उस स्थिति में होता है जबकि वह विषय सिंपल सा है। परिलक्षित न्याय क्या है? प्राण न्याय के नाम से हम उसको जानते हैं, है ना। धारा 11 स्पष्टीकरण 4 में साफ बता रखा है कि यदि कोई विषय ऐसे पूर्ववर्ती मुकदमे में आक्रामक रक्षा का विषय बनाया जा सकता है या बनाया जाना चाहिए, ऐसे मुकदमे को प्रत्यक्ष और साधक विरोधी विषय समझाएगा। सिंपल सा, यदि कोई विषय, कोई सब्जेक्ट को, कोई विवादित बिंदु को किसी में हम अपना हथियार बना सकते हैं कि नहीं, इस पर पहले निर्णय हो चुका है या ये विवादित बिंदु पहले आ चुका है, तो पुनः आप इस बिंदु को लेकर डिस्कस नहीं कर सकते हो क्योंकि इस पर एक बार निर्णय लिया जा चुका है ना। क्योंकि इस तरह से यह हो सकता है कि यदि भी कोई विषय स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष सार्थक विद्यमान नहीं है फिर भी ऐसे मुकदमे को विवादक समझा जाएगा क्योंकि वो उसका उस मुकदमे से कोई लिंक होता है। इसको हम कहते हैं परिलक्षित न्याय। तो कुछ क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जब ये लेक्चर होगा तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से और अदर बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।